वेलकम बैक टू द स्टडी विद सूरज यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूरज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एंशिएंट सोसाइटीज़ या प्राचीन समाज जो एक सब्जेक्ट है बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के पास और उनका एग्ज़ाम भी बहुत ही नियर है, तो इस एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर भी होना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की है, तो ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा मेरे टेलीग्राम चैनल में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये इस पीडीएफ को मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में एडिट किया है। आपको दोनों ही लैंग्वेजेस में यहाँ पर क्वेश्चंस विद आंसर्स मिल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार पूछे जाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज किए एंड जो एसओएल का ऑफिशियल पीडीएफ है वहाँ पर मुझे लगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो उन क्वेश्चंस को मैंने विद आंसर आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। अब जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि डिस्कशन कीजिए रिलेशनशिप के बारे में। किन के बीच की रिलेशनशिप? सिविलाइजेशन और कल्चर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होती है कि सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सभ्यता, और कल्चर संस्कृति का क्या मतलब होता है, तो इनके बीच बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। तो यही कन्फ्यूज़न को टैकल करता है कौन? यूनिवर्सिटीज़ की भाई जिसमें कन्फ्यूज़न है वही क्वेश्चन पूछो। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई डिफ्रेंशिएट कीजिए कल्चर और सिविलाइजेशन को, संस्कृति और सभ्यता को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा कि डिफरेंस क्या है दोनों के रिलेशन के बीच में। तो उसका आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। देखिएगा आप इस पीडीएफ को अगर आप पढ़ेंगे तो मुश्किल से आपको 50 मिनट्स लगेगी, और मैं अगर एक एक क्वेश्चन को पढ़कर आपको समझाऊँ तो लगभग 2.5 से 3 घंटे की एक वीडियो बनेगी। जो काम 1 से आधे घंटे के बीच हो सकता है उसके लिए इतना टाइम क्यों वेस्ट करना। मुझे ज़्यादा अर्निंग नहीं करनी है, मुझे सिर्फ मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, उससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहूँ तो 3 से 4 पार्ट में इसकी वीडियोस ला सकता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना। आप स्वयं पढ़ सकते हैं, आप होनहार स्टूडेंट्स हैं। अगर आपने 12th पास की है और ग्रेजुएशन में आए हैं तो डेफिनेटली आप इस पीडीएफ को भी पढ़ सकेंगे। और अब कंफ्यूज मत होइएगा कि भाई ये पीडीएफ इंग्लिश में ही है तो मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, आई कांट रीड इट। सो ये पीडीएफ हिंदी में भी है, आप हिंदी में देखिएगा, थोड़ा सा स्क्रीन को स्क्रॉल करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको हिंदी में मिल जाएंगे आंसर, क्वेश्चन आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि आपको डिफ्रेंशिएट करना है, विभिन्नता बतानी है सभ्यता और संस्कृति के बीच। देन जो सेकंड क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है पूरे साल और अगर आप इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़कर चले जाते हैं तो आई एम श्योर डेट आप अच्छे से आंसर लिख पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमर्जेंस ऑफ सिविलाइजेशन, कि भाई जो सिविलाइजेशन होती है, सभ्यता होती है, कि कोई सी भी सभ्यता हो तो उसके इमर्जेंस के पीछे क्या कारण होते हैं, उन फैक्टर्स को यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पर देखिएगा एग्रीकल्चर की, भाई अगर कहीं का एग्रीकल्चर कृषि अच्छी होगी तो वो सभ्यता ज़्यादा अच्छे से फल फूल सकेगी। ट्रेड, व्यापार, अर्बनाइजेशन, राइटिंग मतलब कि देखिएगा भारत के सिविलाइजेशन में देखें तो वेद है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद कहा जाता है जो 1500 से 1200 बीसी के आसपास लिखा गया था। सो राइटिंग, सोशल ऑर्गेनाइजेशन की, भाई साहब सामाजिक जो संस्थाएं थी वो कैसी थी उस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन में, सभ्यता में। एनवायरमेंटल फैक्टर कि उस सिविलाइजेशन का एनवायरनमेंट कैसा था एट्सेट्रा, यहाँ पर आप सब समझा सकते हैं। और वही जो ऊपर आंसर लिखा हुआ है इंग्लिश में, सेम वैसा ही आंसर यहाँ पर आपको हिंदी में भी प्रोवाइड करवा दिया गया है। शहरीकरण, लेखन, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने की कोशिश की है जिससे आप अच्छे से अपना जो आंसर है वो लिख पाए। व्हाट आर द 10 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिटी, कि भाई 10 विशेषताएं बताइए एक शहर की 10 विशेषताएं बताने के लिए आपको यहाँ बता दीजिएगा। लार्ज पॉपुलेशन, एक बहुत बड़ी जनसंख्या। अर्बन एनवायरनमेंट, शहरीकरण आप आमतौर पर देखते होंगे, अगर शहरीकरण है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो आप देख पाएंगे कि वो सक्सेसफुल सिटी के रूप में देखा जाता है। देन हेट्रोजेनिटी, स्पेशलाइजेशन, कॉम्प्लेक्सिटी, सोशल स्ट्राटिफिकेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर,
कल्चर एंड डाइवर्सिटी, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी एट्सेट्रा। ये हिंदी में भी मैंने आपको यहाँ पर आंसर प्रोवाइड करवा दिया है विद फुल एक्सप्लेनेशन। और देखिएगा यहाँ पर आपको मैंने मेरे दोनों ही टेलीग्राम चैनल के लिंक दे दी है। क्या होता है कि स्टूडेंट्स कभी कभार टेक्निकल इशू फेस करते हैं कि भाई टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना दोनों ही टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मैं प्रोवाइड करवा दूं, जिससे कि ईजी रहे। अगर एक टेलीग्राम चैनल की लिंक कार्य नहीं कर रही तो कम से कम दूसरी तो करे। और अगर फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको आने वाले अदर जो सेमेस्टर्स होंगे वहाँ पर भी हेल्प करूँगा आपकी, और एडवाइस करूँगा। आपको जो सपोर्ट चाहिए होगा फुल सपोर्ट करने की कोशिश करेगा आपका ये भाई, आपके लिए तत्पर है आपकी सेवा में। और बट आपको सिर्फ हेल्प करनी है मेरी कि आपको ये जो यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब करना है, बस। उससे आगे मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। और वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी तो तैयारी नहीं की है, उनके पास भी तो बहाने हैं। बहाने क्या, हकीकत है कि भाई उनको बुक्स टाइम पर प्रोवाइड नहीं करवाई गई, एग्ज़ाम की डेट शीट भी पता नहीं क्या फर्स्ट डे में ही पोस्टपोन कर दिया एग्ज़ाम। सो कन्फ्यूज़न बहुत बनी हुई थी। तो टेंशन थी स्टूडेंट्स में, उन स्टूडेंट्स का माइंड ही काम नहीं कर रहा था। तो अब माइंड को कंट्रोल कीजिएगा और इस पीडीएफ को पढ़िएगा, ईजिली आप एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिस्कवरी एंड यूज़ ऑफ ब्रोंज फॉर टूल मेकिंग। अब यहाँ पर जो जिसे हिंदी में लौह युग कहते हैं, तो ब्रॉन्ज टूल को किस तरीके से यूज़ में लाया गया, कहाँ पर इसे ढूंढा गया सबसे पहले, इसकी क्या विशेषताएं है, ये सारी बातें यहाँ पर आपको डिस्कस करनी है। ओके, सो यहाँ पर विद एक्सप्लेनेशन आपको मैंने फैक्चुअल बात बता दी है कि आंसर पूरे रूप से अच्छे से लिखा हुआ है। अगर ये भी आप लिख के आ जाते हैं तो भी इनफ है। देखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि हम जो है ना एग्ज़ाम में शीट्स भर के आएंगे, कि भाई एक क्वेश्चन की हम 8-9 शीट्स भर देंगे और पास हो जाएंगे। पास तो फिर भी नहीं होंगे भाई साहब आप। क्यों? क्योंकि जब आप आंसर ही गलत लिख रहे हैं और शीट्स भरे जा रहे हैं, और वो भी किस तरीके से भरते हैं, एक वर्ड यहाँ पर लिख दिया तो दूसरा उससे 100 मील दूर यहाँ पर लिख देंगे, और भाई साहब शीट्स भरेंगे और दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं वो देखेंगे भाई ये तो शीट्स पे शीट्स भरे जा रहा है। ऐसा कुछ मत करो, आप थोड़ा सा लिखो लेकिन फैक्चुअल लिखो। अगर आप ब्रोंज एज के बारे में आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो बताइए कि ब्रोंज एज क्या है एंड वो कहाँ पर पाई गई थी सबसे पहले, ये एज किस समय इसकी शुरुआत हुई थी, फैक्ट बताइएगा। जिससे क्या है, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो भी अच्छे से समझ पाए कि नहीं भाई इस स्टूडेंट ने पढ़ा है कुछ। अब यहाँ पर देखिएगा, मैंने यहाँ पर वैदिक पीरियड को मेंशन किया है, हड़प्पन सिविलाइजेशन को मेंशन किया है, एंड जो अदर सिविलाइजेशंस हैं उनको भी मेंशन किया है। आगे जब आप पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा कि एक अलग सा इफेक्ट पड़ेगा आंसर पर कि नहीं भाई इन्होंने डिटेल में और अच्छे से समझाया है, तो आंसर क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से समझाए हैं तो अच्छे मार्क्स भी देने चाहिए। तो इसी तरीके से आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। देन जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो कहता है कि व्हाट इम्पैक्ट डिड मेटल टेक्नोलॉजी हैव ऑन कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी। सो अब जो लोहा यूज़ किया जा रहा है वो ऐसा तो नहीं है कि कल परसों हमें मिला है, या फिर मान लीजिएगा कि इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद दुनिया ने लोहे के बारे में जाना, या फिर 16वीं 17वीं शताब्दी जब मुग़लों ने या फिर जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने अलग अलग देशों को, अलग अलग कंट्रीज़ को अपनी कॉलोनी बनाया, उसके बाद लोहा जानकारी में आया। ऐसा तो नहीं है। तो लोहा एक प्राचीन धातु है, बहुत ही प्राचीन समय से आ रही है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्राचीन नहीं, लेकिन प्राचीन कह सकते हैं हम। ओके, सो अब यहाँ पर आपको ये समझाना है कि लोहे का प्रभाव आज के समाज में, वर्तमान प्रेजेंट की सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। लोहे से कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, लोहे से कौन सी धातुएं बनाई जाती है, कौन से टूल्स बनाए जाते हैं, वो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। अब तो बहुत इजी लग रहा होगा ये क्वेश्चन आपको, तो वही सारी चीज़ें मैंने भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी कि भाई लोहे की सहायता से क्या नहीं बनाया जा सकता।
चेयर्स बनाई जा सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा किया जा सकता है, मिलिट्री एप्लीकेशंस, मिलिट्री की जो ज़रूरतें होती है, कार, व्हीकल, गन्स एंड वेपन्स, सब कुछ बनाया जा सकता है लोहे की सहायता से। सो रिसोर्सेज कंजप्शन एट्सेट्रा यहाँ पर सब अच्छे से समझाया है। अगर आपको भी अच्छे से समझना है इन सभी आंसर्स को, इस पीडीएफ को ज़रूर पढ़िएगा। ओके, ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, कोई भी पेमेंट नहीं करनी है आपको इसके लिए। आपको बस मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस पीडीएफ में भी मिल जाएगी। खैर, ये पीडीएफ जब आपके पास आएगा तब आपको मिलेगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने जो यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, जहाँ पर यूट्यूब के बाबूजी ने हमें बताया है कि आप अपनी जो आगे की इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकते हैं, तो वहीं पर मैं आपको ये दोनों ही लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। अब छठा क्वेश्चन, डिस्कस द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओहो, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता बहुत अच्छे से जानते हैं आप, विथ स्पेशल फोकस ऑन टाउन प्लानिंग, कि भाई जो नगर प्लानिंग थी, टाउन प्लानिंग थी, उस पर ज़्यादा फोकस रखिएगा। और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसके डिस्टिंक्टिव महत्वपूर्ण जो फीचर्स हैं उसके बारे में चर्चा करनी है, लेकिन आपको जो नगर व्यवस्था है उसको भी ध्यान में रखना है। अब देखिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन 12th क्लास में पूरा आपने 40 पेजों का चैप्टर पढ़ लिया। अब यहाँ पर आप 200 से 250 वर्ड नहीं लिख पाएंगे, बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। यहाँ पर आप देखिएगा, पहले तो आपको इंट्रोड्यूस करना है कि भाई हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता, जो भी कहना हो, वो कहाँ पर शुरू हुई थी, कब पाई गई थी। फिर इसकी जो डिस्टिंक्ट विशेषताएं है वो बताइए कि ग्रिड पद्धति, ग्रिड लेआउट, देन रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, जो नालियों का सिस्टम था एडवांस, उसके बारे में। फिर ईंटों की साइज़ के बारे में बताइए, पब्लिक बिल्डिंग्स, डिफेंसिव वॉल्स, जो वॉल्स बनाई गई थी डिफेंस के लिए, बचाने के लिए स्वयं को बाहरी आक्रमण से, सिटाडेल, दुर्ग एट्सेट्रा। ओवरऑल फिर आप कंक्लूजन अपने तरफ से लिख सकते हैं, और अपनी तरफ से समझना है तो इस कंक्लूजन को पढ़ के जाइएगा, बहुत अच्छे से आप लिख लेंगे। मुझे पता है आप बहुत होनहार स्टूडेंट हैं, आप 2 फ्रंट पर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। फर्स्ट, अगर आप एसओएल के स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, और पढ़ाई के साथ साथ आप यूपीएससी, एसएससी की तैयारी भी कर रहे हैं, और अगर आप ये नहीं कर रहे तो आप कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे, तो आप एक वॉरियर है, 2 फ्रंट पर आप लड़ाई लड़ रहे हैं। रेगुलर वाले स्टूडेंट्स क्या है, वो भी वॉरियर है, वो भी कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनका जो मेन फोकस होता है वो कहीं ना कहीं पढ़ाई में होता है। उनका इंटरेक्शन होता है प्रोफेसर्स के साथ, उनके डाउट्स सॉल्व हो सकते हैं विद प्रोफेसर्स, कि वो प्रोफेसर से या टीचर से पूछ सकते हैं कि भाई हमें ये डाउट है, कृपया सॉल्व कर दीजिएगा। लेकिन एसओएल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती है ग्रेजुएशन करने में, क्योंकि उनके माइंड में बहुत सारे डाउट्स, क्वेश्चंस उठते हैं, लेकिन सॉल्व करने के लिए कोई नहीं होता। तो यहाँ पर आपका भाई हमेशा आपके लिए तत्पर है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आप क्वेश्चन डालिएगा, आपको विद इन 1.5 आवर आपको मैं क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा। ओके, देन यहाँ पर 7वां क्वेश्चन कि भाई चर्चा कीजिए द रीज़न वेयर ब्रोंज एज चाइनीज सिविलाइजेशन इमर्ज, जो चाइनीज सिविलाइजेशन थी, चिमचाओ, उस सिविलाइजेशन के बारे में चर्चा करनी है, ब्रोंज एज जहाँ पर डेवलप हुई या इमर्ज हुई। सिटी प्लानिंग इन ब्रोंज एज चाइना, सो जो ब्रोंज एज था चाइना का, उसके बारे में यहाँ पर आपको चर्चा करनी है। दोनों ही के बारे में हमने यहाँ पर डिटेल में चर्चा कर ली है, देख लीजिएगा, आप पढ़िएगा। देखिएगा, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है 2 से 3 घंटे की वीडियो बनाने का, आप स्वयं पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे और अच्छे से लिख भी पाएंगे। मैं यहाँ पर 2 से 2.5 घंटे की वीडियो बना दूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस समझा दे रहा हूँ कि क्वेश्चंस है क्या। अगर फिर भी आपको समझ ना आए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। अगेन एंड अगेन मैं कह रहा हूँ, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर दूसरे भी स्टूडेंट्स हैं जो अदर कोर्सेज से अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं, उनके साथ डाउट आप शेयर कर सकते हैं अपना, क्या पता
वो भी आपके डाउट सॉल्व कर दे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उस ग्रुप में, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर देंगे या फिर आप उनकी हेल्प कर देंगे। कोई भी किसी से कम नहीं होता, सभी के पास अपनी अपनी काबिलियत होती है, अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, वीकनेस होती है। तो आप में भी कुछ ना कुछ काबिलियत है, उनमें भी कुछ ना कुछ काबिलियत है, तो सभी अपनी अपनी काबिलियत से एक बड़ा सा पहाड़ बनाइए जिससे कि एसओएल स्टूडेंट्स का भी भला हो सके। सो अब 8वां क्वेश्चन, डिस्क्राइब इन डिटेल द बेसिस ऑफ द लाइक एलिटो इकोनॉमी। एलिटो इकोनॉमी के बारे में आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे ये कब से बोले जा रहा है, कोई क्वेश्चन का आंसर तो पढ़ नहीं रहा, ना ही समझा रहा है। मैं सिर्फ आपको मेरा जो मकसद है, मोटिव है इस वीडियो को बनाने के पीछे, देखिए मैं इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। वहाँ पर लगभग 250-700 जो स्टूडेंट्स हैं वो देख पाएंगे। क्या पता ये वीडियो उनसे आगे चली जाए, कम से कम 2 से 2,500 स्टूडेंट्स के पास चले जाए और ये पीडीएफ की सहायता से वो स्टूडेंट भी पढ़ ले इस पीडीएफ को। तो मेरा मोटिव ये है कि ये पीडीएफ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक जाए। ओके, सो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ जानकारी के लिए कि भाई पीडीएफ आ चुका है, आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, बस इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में है। जो मेसोपोटामियन सभ्यता है वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन है वहाँ से मैंने 3 से 4 क्वेश्चन उठाए हैं जो आपको डेफिनेटली पढ़ने ही होंगे। ओके, सो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। उरक कल्चर, द उरक कल्चर ये भी मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन थी उससे जुड़ी हुई है। एंड सुमेरियन रिलीजन, सो दोनों को ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, आप जरूर पढ़िएगा। देन 10th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब वेरियस स्टेजेस इन द प्रोग्रेस टूवर्ड्स सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया। सो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, संस्कृति थी, वो किस तरीके से आगे बढ़ी, किस तरीके से फली फूली, उसके बारे में चर्चा कीजिए। अब यहाँ पर देखिएगा जो हड़प्पन कल्चर है या हड़प्पन सभ्यता है वो कहीं ना कहीं जोड़कर देखी जाती है मेसोपोटामियन सभ्यता से। जब आपने 12th क्लास या फिर जब आपने आपका एसओएल का जो पीडीएफ या हार्ड बुक जो आपको मिल चुकी है उसमें पढ़ा होगा कि मेसोपोटामियन कल्चर जो था उसका कहीं ना कहीं रिलेशन था सिंधु घाटी की सभ्यता से, तो उसके बारे में भी आपको ज़रूर जानना चाहिए। यहाँ पर आपको बताना है कि मेसोपोटामियन जो सभ्यता थी वो किस तरीके से इमर्ज हुई, किस तरीके से फली फूली आगे बढ़ी एट्सेट्रा, यहाँ पर आपको बताना है। देखिएगा यहाँ पर राइटिंग इन्वेंट हुई, देन सिटीज़ आई, देन अलग अलग राजा एम्पायर आए, शासक आए, एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देन कंट्रीब्यूशन टू कल्चर एंड रिलीजन, देन गॉडेस एट्सेट्रा, यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देन 11th क्वेश्चन शायद वो भी मैंने मेसोपोटामियन, यस मेसोपोटामिया। सो डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ सोसाइटी, इकोनॉमी एंड रिलीजन इन मेसोपोटामिया। आप इस क्वेश्चन को वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि देखिएगा ऐसे क्वेश्चन जिसमें लाइक सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजन या फिर कल्चरल जो एस्पेक्ट पूछे जाते हैं किसी भी सभ्यता के, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट की श्रेणी में आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। और ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब एनालाइज किए थे तो उसमें 2019 के जो क्वेश्चन पेपर था उसमें भी था, 2016 के क्वेश्चन पेपर में भी था और 2021 के क्वेश्चन पेपर में भी था। तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। ओके, सो देखिएगा इस सब्जेक्ट का नाम बेशक अलग था पहले, अब इसे अलग तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन जो सिलेबस और जो स्ट्रक्चर है पढ़ने का, पढ़ाने का, वो सेम है। सो यहाँ पर आपको बताना है उनके अलग अलग फीचर्स के बारे में, जैसे सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, रिलीजन कैसा था मेसोपोटामियन सभ्यता के अंदर। ओके, सो यहाँ पर आपको पहले बता दिया कि भाई सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमी किस पर एग्जिस्ट करती थी, देन रिलीजन के बारे में बता दिया। और अगर आपको कुछ ऐड करना हो, आपने पढ़ा हो, आपके माइंड में अगर नॉलेज का स्ट्रोम आ चुका है कि भाई मेसोपोटामिया के बारे में मेरे पास बहुत जानकारी है, अब तो फाड़ देंगे पेपर, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा। कोई नहीं, फैक्ट ही लिखिएगा, लेकिन ये नहीं कि कोई गाना लिख के आ जाए अब तेरे बिन जी लेंगे हम,
ओके। सो ये गाना नहीं लिखना, आपको फैक्ट लिखिएगा तो और अच्छा लगेगा कि आप थोड़ी ज़्यादा नॉलेज दे रहे हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा भी नहीं देनी, एक लिमिट में आपको थोड़ी नॉलेज शेयरिंग करनी है। अब 12th क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ स्टेट इन मेसोपोटामिया, की स्टेट जो डेवलप हुए, जो ग्रोन हुए मेसोपोटामिया में, उसके बारे में यहाँ पर आपको चर्चा करनी है। सो आप कर लीजिएगा कि सुमेरियन सिविलाइजेशन कैसे ग्रो हुई, फिर ईच सिटी स्टेट किस तरीके से अपने रूलर्स के हिसाब से चले, एट्सेट्रा यहाँ पर आपको बताना है। देन 13वां क्वेश्चन, डिस्कस द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन इन इजिप्ट, व्हाट द मेन फीचर्स ऑफ आर्किटेक्चर इन द सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट। अब यहाँ पर आपको इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन है, इजिप्ट हिंदी में मिस्र कहते हैं, सो मिस्र की जो सिविलाइजेशन है, इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन है, उसकी ग्रोथ के बारे में आपको डिस्कशन करनी है, और वहाँ के जो आर्किटेक्चर थे, जो बिल्डिंग्स की बनावट थी, महलों की या अदर जो स्ट्रक्चर थे, उनके बारे में आपको यहाँ पर डिस्कशन करनी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, इसे पढ़ लीजिएगा इस PDF को। ओके। देन ये हिंदी में है, देखिएगा, मिस्र ही कहते हैं, मिस्र सभ्यता। ओके। देन 14th क्वेश्चन, the Mycenaeans emerged out of the colonization process by the Minoans critically analyzed। थोड़े वर्ड्स अटपटे हैं, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट, सो इट्स ओके, बट आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसे कि भाई जो माइसेनेसियंस इमर्ज हुई कोलोनाइजेशन के प्रोसेस के साथ, उसको बताना है, क्रिटिकली एनालाइज करना है आपको यहाँ पर। ओके। देन शायद 14 ही क्वेश्चंस मैंने लिखे थे, देखते हैं अगर 15वां क्वेश्चन होता है तो। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके का डाउट है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर अपना डाउट डालिएगा, ज़रूर टाइप कीजिएगा, एंड मैं आपको वहाँ पर ज़रूर से ज़रूर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है एग्ज़ाम से रिलेटेड, एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसे यहाँ पर भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।